गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, घर में सेफ़ होगे। वर्क जो है वो टाइम टू टाइम आप लोग कर रहे होगे, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक के जो करवाए हैं FA3 के वर्क वो कर लिए होंगे। आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 4 करवाऊँगी, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। सभी को पता है एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती बाड़ी, है ना। एग्रीकल्चर मीन्स तो सभी को पता है खेती बाड़ी। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। द अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप इन लार्ज रिवर वैली. Agriculture is the key development that lead to the rise of these civilizations. Agriculture is an important primary activity. Here, humans do not merely collect from nature but work with nature to produce their food. यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पहले जो था सिविलाइजेशन वो ह्यूमंस के कारण डेवलप हुआ था, लार्ज रिवर विलेज के वैलीज़ के पास में होते थे। एग्रीकल्चर एक ऐसा की है हमारे डेवलपमेंट का, सिविलाइजेशन का, कि वो हमें देश में आगे उन्नति करता है। और एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि ह्यूमंस नेचर से नहीं जुड़ा रहता है, बट वो खाने के लिए फूड को प्रोड्यूस करने के लिए नेचर से ही जुड़ता है। देखिए एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है। नॉट ओनली द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, सिर्फ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स नहीं आते हैं इसमें, ट्रीज बट मे ऑल्सो द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को जो हम पालते हैं, जो रिलेट होते हैं घास भूस खाने वाले। एग्रीकल्चर में प्रिपरेशंस होता है लैंड का, सीडिंग का, इरीगेशन का, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ का, ये एक्सेट्रा, इन ऑर्डर टू ग्रो फूड। ये ऑर्डर्स में फूड जो होते हैं ग्रो होते हैं क्योंकि इनको लार्ज पॉपुलेशन चाहिए होता है। देखिए एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट, एग्रीकल्चर एक आर्ट है, साइंस है हमारा, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल के लिए, राइजिंग क्रॉप के लिए, एनिमल स्टॉक के लिए, साइंटिफिक नेचर होना, साइंटिफिकली हमें समझ होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो हेल्प होता है अर्ली मैन को, पहले के लोगों को सेटल, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए एग्रीकल्चर ही एक ऐसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करते थे ताकि लोग अपना जाएं वर्क करें, या एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, ठीक है। टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे भी ह्यूमन बीइंग का सबसे मोस्ट ऑक्यूपेशन अगर देखा जाए, काम करने का जरिया, कमाने का जरिया, तो वो हमारा एग्रीकल्चर ही है। ऑल्थो वी आर लिविंग, और हम इंडस्ट्रियल एज में रहते हैं, स्टिल मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर से ही इंगेज्ड है, जुड़ा हुआ है। द बेसिक हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है एशियन सिविलाइजेशन जो कि रिवर वैली के पास है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे सीरियल्स में वीट, राइस, मेज, ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं, विच आर फ्रेप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्टेपल फूड होता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। आर इंटायरली अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखा जाए तो एग्रीकल्चर का एक मेनली प्रोडक्ट माना जाता है आटा, गेहूँ, चावल, दाल, ये लोग खाने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड, ये हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रीकल्चर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड एक डबल रोल प्ले करता है हमारी एग्रीकल्चर जो हमारे वर्ल्ड में है। इट एक्ट सप्लायर भी है, रॉ मटेरियल को सप्लाई भी करता है इंडस्ट्रीज़ में, जो कि कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रियल जो होते हैं वो प्रोडक्ट करते हैं, लाइक ट्रैक्टर से, हार्वेस्टर से, थ्रेसर, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स डाल के। अगर प्रोस्पैरिटी आप देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, तो वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर प्रोस्पैरिटीज़ पे। देखिए मैन एंड फूड सप्लाई क्या है। लैंड एरिया अवेलेबल है हमारे मैन के लिए, लिमिटेड, मतलब है कि लिमिटेड लैंड दिया गया है लोगों को रहने के लिए। बट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हैज़ बिन मेकिंग एक्सपेंसिव, उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है सॉइल फर्टिलिटी की। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जो है आर एबल टू टेक केयर ऑफ ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक अगर वो लोग उसे अडॉप्ट करते जाएंगे तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी। इम्प्रूव्ड सीड्स की, केमिकल मैन्यूज की, पेस्टिसाइड्स की, इन्हें इम्प्रूव करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, मल्टी क्रॉपिंग को एक जगह पे करने के लिए, एग्रीकल्चर मशीन्स का लाना, कंसिडरेबल एडिट करना, टोटल अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के देखना। तो अब ये सारी चीज़ें मशीनों के द्वारा बनाई जाती है, उगाई जाती है, करा जाता है, क्योंकि लोगों को इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी देखना है तो वो घर बना रहे हैं, रह रहे हैं ना। देखिए द फूड डिफेक्टेड कंट्रीज़ हमारे वर्ल्ड में दो कैटेगरी के हैं। ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन डज नॉट ग्रो, वो सारे फूड मटेरियल, वो सारे ग्रो नहीं करता है फूड मटेरियल, वो नीडेड फूड मटेरियल को ही उगाता है। द सेम इन दिस के, अगर इसी केस में आप देखते हैं तो विद अ नंबर और अदर इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, द कंट्री हैव अदर गुड और एक्सपोर्ट,
गुड टू एक्सपोर्ट, जो कि सामान को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है। दीज कंट्री हैव मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम को और अफोर्डेबल टू बाय, बेस्ट प्राइस लेता है फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड में ही पूरा उसका मार्केट चलता है और वो कहीं से भी अपने अकॉर्डिंग पैसे लेता है। बट देयर आर कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ है जैसे एथोपिया, दैट डू नॉट हैव, इनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता, इसीलिए इन्हें फूड इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, पे करके ख़रीदना पड़ता है। फेमाइंस स्टिल, ये हंट करते हैं सच कंट्रीज़ में। फ्लो ऑफ फूड ग्रेन जो होता है वो सरप्लस होता है, डिफिक्ट कंट्रीज़ को करता है। अनरिस्ट्रिक्टेड या अनफिटेड पॉलिटिकल कंसिड्रेशंस में आते हैं। द वर्ल्ड नीड एक फूड बैंक को लेकर आता है जो कि ऑस्पिशियस यूनाइटेड नेशंस के हैं। अगर इसके आप क्वेश्चंस देखिए तो हर एक एजेंसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग अगर आप देखते हैं तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मिंग भी हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कुछ पीपल्स जो हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, पैचेस को हमारे ग्राउंड में कटिंग करते हैं, बर्न करते हैं, ट्रीज़ को हटाते हैं, तो वहाँ पे उस लैंड को एक प्रिमिटिव करने के लिए टूल्स और मेथड का यूज़ करके 2 से 3 साल तक छोड़ा जाता है। जब उसकी सॉइल लीज्ड हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, तो उसमें वीड्स या अनवांटेड वेजिटेशंस रैपिडली बहुत जल्दी उगने स्टार्ट हो जाते हैं उस लैंड पे, तो उस लैंड को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का एक अदर वन पार्ट से अनदर पार्ट तक वेयर दे क्लियर, वो पैचेस को, लैंड को क्लियर करते हैं, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड झुम्मिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झुम्मिंग एक जगह है। लैंडिंग इन मैलिया प्लेन्सेस, चेंजेस इन फिलोसफर मिल्पा इज सेंट्रल अमेरिका, कॉर्नोक, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, इज़ द सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच हाई इनपुट, इसमें लेबर, कैपिटल, ये चीज़ें या बहुत लेबर और कैपिटल जो होता है, कैपिटल मीन्स मनी होता है एसएसटी में, ठीक है, और लेबर मीन्स मज़दूर, तो पैसे भी और मज़दूर भी बहुत हाई लेवल पे लगते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह पे इसकी मतलब वर्क होता है, ठीक है। और इसकी सिस्टम आप देखते हैं तो लैंड हॉलीडेज़ जो होता है स्मॉल साइज़ में मिलता है, और हाई एल्टी वैरायटी जो होती है सीड की, वो कॉम्बिनेशन फार्म यार्ड में मैन्योर होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू। अब देखिए एक्सटेंसिव फार्मिंग रेफर टू लार्ज स्केल फार्मिंग, ये सबसे, और ये उससे भी बड़ी फार्मिंग होती है जो कि लैंड होल्डिंग होती है, होल्ड होता है पूरा एग्रीकल्चर मशीन्स के थ्रू, ये यहाँ पे वर्क होते हैं। इट इज़ प्रैक्टिराइज, यहाँ पे प्रैक्टिस्ड कंट्री माना जाता है, और ट्रैक्टर ऑफ लैंड, अवेलेबल कल्टीवेशन, यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर का भी इसमें वर्क होता है, मतलब हर चीज़, मशीन, इंसान, हर चीज़ का इसमें होता है, ठीक है। जैसे द पाम्पास इन अर्गेंटा, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में, पैरारीज इन कनाडा, ये प्रैक्टिस होते हैं। एग्रीकल्चर फार्मर्स जो होते हैं यूएसए के प्रैक्टिसाइजिंग होते हैं क्योंकि लार्ज स्केल पे वहाँ फार्मिंग होती है। अब देखिए मिक्स फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। मिक्स फार्मिंग में हमारा दोनों तरीके के क्रॉप इन्वॉल्व होते हैं। लाइव स्टॉक और इंडिविजुअल फार्म्स भी होते हैं, यानी जो हम भेड़ बकरी पालते हैं, गाय पशु। दस द फार्मर, इसीलिए फार्मर को सीरियल क्रॉप बहुत रेडी केस में मिल जाता है, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रेंच, नेदरलैंड, डेनमार्क, यहाँ पे प्रैक्टिस होता है मिक्स फार्मिंग का। तो मैनी फार्मर्स इन इंडिया, हमारे इंडिया के बहुत से फार्मर्स जो हैं ऑल्सो हैव मिल्च कैटल होता है जो कि सप्लीमेंट करते हैं इनकम को। अब देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है ये यूरोप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ मोस्टली डन जो होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में किया जाता है। दिस इज़ एसेंशियली कमर्शियल नेचर का होता है। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर, इसकी ये फीचर्स होने चाहिए। वेरी लार्ज एस्टेट होना चाहिए, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसे ज़्यादा, एफिशिएंट और साइंटिफिक मेथड होना चाहिए फार्मिंग के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए, चीप, स्किल्ड और इम्प्योर्टेड लेबर को रखना चाहिए, नीडेड होता है यहाँ पे लोगों का, क्योंकि सस्ता मजदूर ही हर किसी को चाहिए होता है। हर कोई चाहता है कि सस्ते से सस्ता बट क्वालिटी इज़ द बेस्ट। एंड एल्बोरेट सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, कि सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। प्रोडक्शन एक ही क्रॉप का आप करते हैं उस टाइम पे, और मैनेज ये होता है इंडस्ट्रियल यूनिट से। अब देखिए ट्रक फार्मिंग क्या होता है। इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स जो कि सेल, मार्केट में सेल पे बिकते हैं, ठीक है। ट्रक फार्मिंग उसे कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ बिन डेवलप्ड टू मीट द नीड ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरतों के लिए पूरा करते हैं। जैसे अर्बन एरियाज़ के लोग हो गए, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर जस्ट आउटसाइड सिटी के जाते हैं लिमिट्स देखने के लिए, फार्म्स आर स्मॉल, ठीक है। तो इंटेंसिव मेथड का यहाँ पे यूज़ करके इरिगेशंस किया जाता है इस यार्ड्स में। ट्रक आर वाइडली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रेश वेजिटेबल्स को मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रक का यूज़ करते हैं। देखिए हॉरिकल्चर क्या होता है, ये एक ऐसा ये फ्रूट या फ्लावर का प्रोडक्शन करता है हॉरिकल्चर।
दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस टू, लोगों की ज़रूरतें हैं, ठीक है, फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, फ्लावर्स भी लोगों के लिए लाइफ को अपनी हेल्दी रखने के लिए। फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम होता है ये, ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसको इंकरेज कर रहे हैं अभी हॉर्टिकल्चर को, मैं बहुत से एरियाज़ में लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा चलता है। अब कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग क्या होता है इन दिस सिस्टम? इस सिस्टम में द फार्मर फॉर्म अ सोसाइटी, एक फार्मर जो होता है एक सोसाइटी बनाता है ऑफिस बैरियर्स के आगे, इलेक्टेड मेंबर के आगे। लैंड जो होता है जिस मेंबर का, उसे पोल्ड किया जाता है और एवरी मेंबर वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग इसे कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, लाइक कोऑपरेटिव फार्मर इज़ वेरी लार्ज, इसकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए। मशीन्स, यहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों ही हाई होना चाहिए। मेंबर्स के, जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं, उन्हें बेनिफिट कलेक्ट होना चाहिए फार्म्स को। कमेटी को हमेशा देखने को मिलना चाहिए कि फार्मर प्रोडक्ट जो है वो अच्छा सेल हो। अब देखिए फूड क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। फूड क्रॉप में आता है वीट आपका 75 लाख टोन्स में 1950 में प्रोड्यूस होता था और इट इंक्लूज अब 750 लाख में हो गया 2003 से। यानी ये एक ऐसा क्रॉप है जो कि लोगों को चाहिए ही खाने के लिए। वीट मीन्स आटा, गेहूँ, ठीक है। तो आप आटा तो खाते हो ना, गेहूँ को पिसवा के, आटा, रोटी हर कोई खाता है। और यूपी में मोस्टली लोग आटा ही खाते हैं, राइस नहीं खाते हैं। तो ये जो होता है कूल मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू नवंबर, ये हेल्प करता है इसको ग्रोथ होने में, बड़े होने में। और लाइट विंटर जब आने स्टार्ट होते हैं, शोवर्स, इरिगेशंस होना नेसेसरी इस प्लांट के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। और मार्च अप्रैल में हीट इसको हेल्प करता है रिपनिंग होने में। और इट इज़ अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन रेबी क्रॉप माना जाता है। अनलाइक जैसे राइस हो गया, चावल, इट डज़ नॉट नीड, हमें लोगों को ज़रूरत नहीं होती प्लेंटी ऑफ वाटर पे, इज़ देयर फॉर अनसॉलिटेड फ्रॉम द, ये मानसून में अपने आप आता है। एनुअल रेनफॉल इसको 50 to 75 सेंटीमीटर में भी चल जाता है, सुटेबल होता है वीट क्रॉप। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादातर वीट क्रॉप, यानी जो यूपी साइड, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश साइड में आ जाते हैं। जैसे वीट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में भी इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल्स मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे इस एरिया में भी वीट होता है। वीट प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे इंडिया में उगाने का। इट हैज़ हार्डली ट्रिप्ड इन मैनी केसेस, अलग अलग केसेस में। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी दिखाई जाती है, डेवलप्ड इन इंडिया विद द असिस्टेंट ऑफ अमेरिकन एग्नोस्टिक मिस्टर बॉलगर। इंडिया इज़ नियर सेल्फ सफिशेंट हमारा है इन दिस रिक्वायरमेंट, और आफ्टर देयर इज़ इनफ टू एक्सपोर्ट। देखिए राइस जो है वो स्टेपल फूड देखे तो लीस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशंस के लिए हमारे वर्ल्ड में इट इज़ द मेन क्रॉप माना जाता है हॉट वेट लैंड के लिए। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में ही उगता है। देखिए नीड ऑफ अ राइस की ज़रूरत क्या है? यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जब हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो तो उस सीज़न में इसको उगाया जा सकता है। रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर हो तो भी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इस एरिया में अच्छी ना भी हो, अच्छी होनी चाहिए, विच हैव लेस रेनफॉल के अकॉर्डिंग, रेनफॉल कम। एलिवल टॉप सॉइल्स होने चाहिए, क्ले सब सॉइल विथ उसके साथ फोल्डेड फील्ड होना चाहिए प्लांट और ग्रोइंग के लिए। चीप एंड इनफ लेबर इसमें चल जाते हैं, हाथों से ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो मेन राइजिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं इसकी चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, यूएसए। इन मानसून एशिया अगर देखा जाए तो लास्ट 2 क्रॉप्स भी उगा 2 सालों से भी वो भी उगा रही है। सम कंट्रीज़ जैसे माउंटेन स्लोप्स पे होते हैं वो टेरेक्टेड होते हैं, डेल्टा रीजन्स कहा जाता है उन्हें। एलिवेल लैंड वहाँ पे दिखेगा तो वहाँ राइस कल्टिवेशन होता है। और जापान हैज़ द हाईएस्ट यार्ड, जापान में सबसे बहुत बड़ा इसका खेती किया जाता है। ऑयल सीड्स देखिए, ग्राउंडनट, रेप्स, मस्टर्ड, इनका आपको प्रिंसिपल ऑयल सीड मिलेगा, जिस आप तेल, सरसों का तेल जिसे कहते हैं। ग्राउंडनट वर ग्रोइंग ओवर एरिया 68.65 लाख हेक्टर इसके अंडर में उगाया जाता है। 830 लाख टोन्स लगते हैं। रिब्स या मस्टर्ड जो होता है वो 60 से 70 लाख हेक्टर में उगाया जाता है और 980 टोन्स इसके लगते हैं। शुगर कैन देखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, शुगर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। शुगर कैन सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है शुगर के लिए, चीनी के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ, एक ऐसा ग्रास है जो कि थिक और स्टेम पतला होता है। इसकी नीड हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट में आता है। लेवल लैंड जो इसकी लैंड जो होती है वो लेवल के अकॉर्डिंग होती है और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए वहाँ की। नो एक्लिमेशंस होने चाहिए वाटर हिल्स में। शुगर परसेंटेज इसकी डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। नियरली अ ईयर और इवन मोर टू नेचर होना चाहिए।
इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। मेन शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया जो है क्यों में वेस्ट इंडियाज़, इंडिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, हवाई, आइसलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका, जावा आइसलैंड, ऐसे अफ्रीका की कुछ कंट्री हैं जहाँ पे ये हार्डली प्रोडक्शन होता है इसकी टेम्परेचर लैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट फाइबर क्रॉप में आते हैं। कॉटन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और ये कमर्शियल क्रॉप भी माना जाता है। 2003 से 2004 के बीच में इसकी 87.59 लाख कॉटन कल्टीवेशन हुई थी और इसकी लिंट जो थी 138.5 था। स्टिकली ब्लैक सॉइल इसके लिए चाहिए आपको इस कॉटन को उगाने के लिए। और मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र है। और अदर अगर कॉटन इंक्लूड देखते हो तो पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी केजी हेक्टर में लगाया जाता है, उगाया जाता है, इसे इंक्रीज़ किया जाता है। 88 केजी हेक्टर में 1950 से 51 में 226 केजी हेक्टर था और 1999 से 2000 में हाइब्रिड वैरायटी इवॉल्व कर दिया था इंडिया का। ठीक है, जूट जो है उसको ब्राउन पेपर भी कहा जाता है होलसेल ट्रेड के लिए और ये मोस्टली एक पैकिंग मटेरियल के लिए किसी भी चीज़ को पैक करके ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। चीपेस्ट फाइबर माना जाता है क्योंकि इसे डाई किया जाता है बट नॉट ईजिली ब्लीच्ड, ब्लीच नहीं होता, ये डाई किया जाता है। जूट ग्रो वेल इन वार्म होता है और वेट क्लाइमेट में हेल्प करता है हाई ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने में। एल्यूवेबल सॉइल इसकी रिच सॉल्ट होना चाहिए उसमें। द सॉइल ऑफ द डेल्टास जो होता है विच आर रिन्यू, ये रिन्यू होता रहता है हर साल कि फ्लड आए या सुटेबल, उसके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सोइंग इज़ डन मार्च और अप्रैल के बीच में इसको करा जाता है और कटिंग की जाती है अगस्त और सितंबर के बीच में। ठीक है, मेन जूट प्रोड्यूसर है इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, तोन, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना। इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। सिल्क जो है ये हमारा रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म है। प्रोड्यूसिंग ऑफ रॉ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर कहते हैं, जो कि जिसके थ्रू उगता है हमारा सिल्क, सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जिसके कारण आपको मलबरी लीव्स में ये आपको देखने को मिलेगा ये कीड़ा। और उसी कीड़े से जब ये टेम्परेचर होता है ना हमारा 15 डिग्री सेल्सियस से लेस होता है तो सिल्क वॉर्म कैन नॉट, वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाता है। तो इसको एक रूम जो होता है वेयर सिल्क वॉर्म आर रियर्ड, ये अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को कैप्ट करने के लिए अंदर ऐसे कर लेता है। और चीप स्किल्ड लेबर जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन उस क्लाइमेट में सेरिकल्चर करते हैं उस सिल्क से। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्क चाइना में 4000 ईयर से होता है। मेन प्रोड्यूसर सिल्क है जापान, चाइना, यूजिबिकिस्तान, अमेरिकन, इंडियन, कोरिया, इटली एंड पार्ट ऑफ फ्रांस, स्पेन, ऐसी जगहों पे होता है। ठीक है, अब देखिए प्लांटेशन जैसे टी, ये ब्रिटिश का फेमस ड्रिंकिंग माना जाता है। और चाइना में टी हैज़ बीन इन यूज़ फॉर सेवरल सेंचुरी से टी पिया जा रहा है। चाय नीड क्या है, अर्बन समर्स में या मानसून लैंड में अपने आप को हॉट रखने के लिए चाय की शावर लेते हैं। डीप वेल, इसको फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। स्लोपिंग लैंड स्लोप्स होने चाहिए। हाई प्रोवाइड आइडियल सीट होना चाहिए। टी गार्डन कहा जाता है। इसमें चीप लेबर कम लगते हैं। पिकिंग टी लीव्स लेने के लिए इन चाइना लीव आर पिक्ड 3 और 4 टाइम इन अ ईयर, साल में। बट इन इंडिया में लीव आर पिक्ड वंस फोर्टनाइट हो गया है। मेन पिकिंग सेशंस देखोगे तो मार्च से दिसंबर होता है। मेन टी प्रोड्यूसिंग एरिया जो है चाइना, इंडिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, केन्या, बांग्लादेश, रशिया के भी कुछ ऐसे पार्ट्स में होता है। मॉडर्न मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए कॉफ़ी जो है यूएसए का सबसे फेमस ड्रिंक माना जाता है और सम यूरोप के कंट्रीज़ में। कॉफ़ी पाउडर जो होता है आपका वो बीन्स को रोस्टेड करके निकाला जाता है और बैरीज ऑफ द कॉफ़ी प्लांट कहा जाता है। इट इज़ ग्रोन हिल स्लोप्स पे या ट्रॉपिकल रीजन्स में उगते हैं। नीड क्या है, एवरेज टेम्परेचर जब हो 22 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ उसमें कॉफ़ी पीते हैं अपना ब्लड शुगर को हाई जब लो हो तो उसको मेंटेन करने के लिए, या आपको ज़्यादा ठंड लगती है तब डॉक्टर रिकमेंड करता है ना। रेनफॉल आपका 150 सेंटीमीटर पर ईयर होना चाहिए। रेगुलर पुनिंग होनी चाहिए। शेल्टर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इस पर। ब्राज़ील जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्ट करता है हमारे वर्ल्ड में कॉफ़ी को। अदर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है कोलंबिया, एंगोला, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इंडिया, जाम्बिया, ईस्ट अफ्रीका और यूएसए इज़ लार्जेस्ट इम्पोर्टर। इम्पोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है हमारे यूएसए में आपको मिलेगा। देखिए रबड़ एक स्टिकी जूस लेस्टेड ऑब्टेन्ड है और रबड़ ट्रीज़
इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में उगते हैं। और रबर ट्रीज़ जो है ये अमेजोन बेसिन से डिस्कवर्ड हुआ था। दे आर फॉन स्कैटर्ड, जो आप मिटाते हो ना रबड़ पेंसिल से, उस रबड़ का यूज़ किया गया था और वो एक पेड़ से बनता है, कलेक्ट करके लाया जाता है। ठीक है, यूरोपियन डेवलपर रबड़ प्लांटेशन को कॉलोनीज़ में यूरोपियन ने सबसे पहले लाया था। और रबर ट्री नीड, इसको हॉट और वेरी वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, डीप फर्टाइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। 98% वर्ल्ड नेचुरल रबड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, नायग्रा, लेब्रा, ब्राज़ील, ये मेन रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और रबड़ प्लांटेशन सक्सेसफुल भी होता है आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। कैटल वेल्थ क्या होता है? इंडियाज़ कैटल आर वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटलिंग होता है, हेडनेस और रेसिस्टेंट ऑफ ट्रॉपिकल एनिमल डिसीजेज, जिससे बीमारियाँ होती हैं। इंडियन बफेलो जो होते हैं शॉर्ट इंटरनेशनली में आपको कम मिलेंगे। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड बफेलो आर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा बफेलो आपको इंडिया में मिलेंगे। बफेलो सबसे बहुत बड़ी सप्लीमेंट होता है, एक इनकम ऑफ द स्मॉल, एक ऐसा कमाने का जरिया। मार्जिकल फार्मर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल्क, उससे जो दूध होता है वो लोग बेचते हैं और दूध सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बुल आर स्टिल ऑफ सोर्स ऑफ पावर, एक ऐसा पावर होता है उसके अंदर कि इंडियन फार्मर लार्ज मेजॉरिटी में उसे पालती है, गाय भैंसे पालती है ना, उसके उससे काव से प्रोवाइड होता है मिल्क। ऑफ स्प्रिंग हो, चाहे परफॉर्म ऑफ वेराइटी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो, रिफ्यूज़ करता है, इससे रिच मैन्योर होता है। और पार्ट ऑफ एनिमल जो होते हैं इसके फूड ऑक्यूपायर, इनको प्लांट स्टिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पेशल एफर्ट्स जो देते हैं ब्रीड गुड की क्वालिटी के लिए कैटल के, स्पेशल कैटल ब्रीडिंग फार्मर है सूरतगढ़, धनबाद, अलमादी, चिपलिमा, सिमिलुगुदा, आंदेशनरी एंड हसीरकता। दीज फार्मर आर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बुल और कैल्ब्स को। ठीक है, ज़रूरी होता है। 25,000 आर्टिफिशियल सेंटर्स भी हैं इसके सेटअप किए गए हैं इंडिया में। वेल नॉन बफेलो से सूरती, मुरा फ्रॉम गुजरात से, पंजाब रिस्पेक्टली, सहीवाल फ्रॉम हरियाणा, नेग्रो फ्रॉम राजस्थान, यहाँ से आपको इक्वली पॉपुलर हेल्थ मिलेगा। ठीक है, ब्रीडेड होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है। और देखिए फिशरी भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडिंग फूड सप्लाई के लिए। डॉक्टर भी कहता है कि जैसे जो फ़िश वगैरह, एग वगैरह, मीट वगैरह खाते हैं उनकी लाइफ ठीक चलती है ना, उन्हें वो जल्दी रिकवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन। और 50 साल से ज़्यादा से फ़िश प्रोडक्शन होता है, ओवर 6 टाइम इसको इंक्रीज़ किया जाता है। इंडिया में मोटरमाइज्ड ट्रैवलर्स होते हैं फ़िशिंग के लिए, हाई सीज़ में आपको देखने को मिलेगा। और कोल्ड स्टोर, इसको बर्फ़ में स्टोर करके रख सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल व्हेन फिशरी आर डेवलप कमर्शियल वेंचर आप कहते हैं। मरीन प्रोडक्ट होता है ये हमारे इंडिया का, फाइंड अ रेडी मार्केट में आपको रेडी मिलेगा कंट्रीज़ में, जैसे USA, UK, फ्रांस एंड जापान में पहुंचाता है। ठीक है, आई होप चैप्टर तो ख़त्म, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच चैप्टर को इतने ध्यान से समझने के लिए, और काम आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा। थैंक यू।